नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती से 10वां अध्याय ठेस यह लेकर आई हूँ, जिसे लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। आज हम इस लेसन की इस पाठ की व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले हम फणीश्वरनाथ रेणु जी का परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 1921 पूर्णिया बिहार में हुआ और इनकी मृत्यु 1977 को हुई। इनका परिचय इस तरीके से। हिंदी कथाधारा का रुख बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। यानी जैसे प्रेमचंद जो थे, समाज के ऊंच नीच बुराइयों को और जो भी जाति प्रथा वगैरह, शोषण, किसानों का शोषण, इस बारे में लिखते थे। उसी प्रकार से जो फणीश्वरनाथ रेणु जी है, उनको आज़ादी के बाद आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी गई। यानी आज़ादी के पहले प्रेमचंद थे और आज़ादी के बाद में जो है उसी तरह की कहानियाँ लिखने वाले फणीश्वरनाथ रेणु थे। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, यानी गाँव के जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। यानी इनकी भाषा उस गाँव की भाषा को ही अपने लेखन की भाषा बना देते हैं, जो एक जादुई असर पढ़ने वालों पर करती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। प्रमुख कृतियाँ इनकी हैं मैला अचल, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके ऊपर पिक्चर भी बन चुकी है। परती परिकथा, जुलूस उपन्यास है। एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी अच्छे आदमी कथा संग्रह है। और ऋण जल धन जल, ये नेपाली क्रांति कथा, ये रिपोर्टाज है। और इनके गद्य से संबंधित, यानी अभी जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं ठेस, तो उससे संबंधित यहाँ पे बताया गया कि प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। यानी प्रस्तुत ये जो अंचल क्षेत्र की, यानी गाँव की जो कहानी, वो बिहार के एक ग्रामीण जीवन पर आधारित है। अर्थात बिहार की यह कहानी है और इसमें उसी भाषा का उपयोग भी किया गया है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। कारीगरी यानी कलाकारी, और कारीगर यानी उस कलाकारी को बनाने वाला, करने वाला, कलाकारी करने वाला कारीगर है ना, उसको बहुत सुंदर ढंग से चित्रित किया है। किस तरीके से कहानी के अंतर्गत उन्होंने इसको पिरोया, हम देखते हैं। पहली लाइन यहाँ शुरू करते हैं हम लोग। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। यानी जब खेती बाड़ी की बात आती है, खेत में कटाई बुनाई की बात आती है, तब कोई भी सिरचन का नाम नहीं लेता, उसकी गिनती नहीं होती उसमें। लोग उसको बेकार ही नहीं, बेगार भी समझते हैं। लोग तो उसको ऐसा समझते हैं जिसे बिल्कुल फालतू है, कुछ काम का ही नहीं है ना, इसलिए उसको बेगार समझा जाता है। बेगार यानी ऐसा व्यक्ति होता है जिससे कि अपन मतलब जोर देकर भी कोई काम नहीं करवा सकते, ऐसे व्यक्ति को बेगार कहा जाता है। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए उसे कोई बुलाने नहीं जाता। क्या होगा उसको बुलाकर, यानी उसको बुलाने से क्या होगा, दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होंगे, तब कहीं सिरचन रहा है, हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तोल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे, मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। अब बोले कि अगर किसी को सिरचन को इस तरीके से अगर किसी ने बुलाया, तो भाई दूसरे जो खेत पर काम करने वाले मजदूर है, वो 1/3 से ज़्यादा का काम कर लेंगे, तब कहीं जाकर जो है हाथ में खुरपी डुलाता हुआ ये एक सिरचन आता हुआ दिखाई देगा। और खुरपी का मतलब क्या होता है, खुरपी यानी स्टम्प, जिससे कि मिट्टी वगैरह खोदी जाती है ना। और वो पगडंडी यानी खेतों के बीच में से चलने के लिए जो जगह बनी हुई रहती है, पैर रख कर, जहाँ की सब घास वास दब कर वो कच्ची पगडंडी बन जाती है, उसको पगडंडी कहते हैं। तो वहाँ तोल कर पाँव रखता हुआ, यानी संभल कर एकदम धीरे धीरे चलता हुआ आएगा। तो भाई किसी को क्या मुफ्त में मजदूरी देनी है? अगर वैसी बात है तो फिर बुला लो उसको। ऐसा है, आज सिरचन को मुफ्त खोर, काम चोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियाँ बंधी हुई रहती थी। अब बोले आज भले ही जो है सिरचन को कोई मुफ्त खोर कह ले। मुफ्त खोर है ना, दूसरे के खाने पर जीने वाला है ना। काम चोर है, जिसको काम चोरी करता हो, जो काम से जी चुराता हो। और चाहे कोई चटोर के लिए, यानी चटोरा यानी जिसको स्वादिष्ट खाना खाने को अच्छा लगता हो, उसको चटोरा बोलते हैं ना, चटोर। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियाँ बंदी रहती थी। यानी एक समय ऐसा था जब उसकी मड़ैया यानी कि झोपड़ी, उसके पास में बाबू लोगों की जो है सवारियाँ, यानी बाबू लोगों की
लाइन बंदी रहती थी, उससे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। यानी उसको लोग पूछते नहीं थे ना, उसकी जो है सब दूर पूछ ही नहीं होती थी, बल्कि लोग उसकी खुशामद करते थे। खुशामद करना है ना, किसी की झूठी प्रशंसा करना है ना, तो लोग उसकी झूठी प्रशंसा भी करते थे। कैसे कि अरे सिरजन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में है, यह कारीगरी रह गई है। यानी अब तो जो है ये जो कलाकारी का काम तुम करते हो, ये जो आर्ट है, ये अब सिर्फ हैंड क्राफ्ट है ने कारीगरी, यानी यहाँ पे हैंड क्राफ्ट जो हाथ से वो बनाता है चटैयाँ वगैरह, तो ये सब अब सिर्फ तुम्हारे ही हाथ में रह गया है सारे इलाके में। एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है, शहर से सिरचन से एक जोड़ा चिक बना कर भेज दो। यानी वो फिर उसको उसकी खुशामदगिरी करते कि अब तुम ही बच गए हो भाई, अकेले चलो घर पर, ज़रा बड़े भाई की चिट्ठी आई है तो ज़रा चीक चीक यानी क्या, तो एक ऐसे लकड़ियों का जैसे बाम्बू की पतली पतली एकदम महीन महीन जो है स्टिक्स काट ली जाती है, और फिर उससे कर्टन बनाए जाते हैं जो खिड़कियों पर ढके जाते हैं, यानी पर्दे के समान, या फिर उससे उसको नीचे बैठने के लिए ज़मीन पर उसके लिए उपयोग में लाया जाता है, उसको चटाइयाँ भी बोला जाता है ना। तो वो बनाता था, तो वही वो एक अकेला ही बचा था जो अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर डिज़ाइनें बनाता था। तो अब लेखक बोलते हैं कि मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। यानी फणीश्वर नाथ जी बोलते कि जब मेरी माँ सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो मैं पहले ही बोलता उसको खाने के लिए क्या दोगे, भोग यानी प्रसाद, उसको खाने के लिए। माँ हंसकर कहती जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। यानी माँ कहती अरे रहने दे रे बेटा, वो मेरे साथ में ऐसा कभी नहीं करता। पड़ोसी गाँव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने, उसने। और फिर वो लेखक बोलता है उसकी मम्मी से कि माँ ऐसी बात नहीं, बल्कि तुम ऐसी बात करी, बल्कि उसने तो चौधरी के लड़के को भी नहीं छोड़ा, उसको भी सबके सामने बेपानी यानी बेइज्जत कर दिया। तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कड़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती है, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है। और उसकी ऐसी इज्जत उतारी इस तरीके से कि तुम्हारी भाभी जो है नाखून से काट कर तरकारी परोसना है, यानी कि थोड़ी सी तरकारी परोसती है, यानी बहुत कम, पेट भर खा भी ना पाए कोई, ऐसी कम तरकारी यानी सब्जी परोसती है। और इमली का रस डालकर तो भाई कड़ी जो है गरीब लोग बनाते हैं, तो फिर तुम्हारे घर पे जो है इस तरीके की ऐसी गरीबों वाली कड़ी कब से बनने लग गई, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी, यानी किस गरीब के यहाँ से, कि या फिर क्या वो गरीब के यहाँ से आई हुई है जो उसको वैसी वाली कड़ी बनाना आती है। ऐसे करके उसकी बेइज्जती कर दी। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता कि भाई क्या बनाओगे उसके खाने के लिए। तो सिरचन को देखती माँ हुलसकर कहती आओ सिरचन, यानी हुलसकर यानी खुश होकर कहती आओ सिरचन। आज नेथू मत रही थी, नेथू यानी बटर यानी कि मक्खन मत रही थी, घी की खकोरन के साथ। चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना, वो बोलती है खाने के लिए चूड़ा और उसके साथ में अगर घी की खकोरन शक्कर वगैरह डालकर दे दी जाए तो तुम्हें बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, यानी उसने जो बेटी है इनकी बड़ी, उन्होंने ससुराल से मैसेज भेजा है, संवाद यानी मैसेज, कि उसकी ननद जो है वो रूठी हुई है मोथी की शीतल पार्टी के लिए। मोथी यानी घास होती है जो पानी के अंदर उगती है और बड़ी लंबी लंबी घास होती है पानी के किनारे पर। तो उस घास को सुखा के उसके अंदर से जो डंडियाँ निकलती पतली पतली से, उससे जो है ये चटाइयाँ बनाई जाती है, शीतल पार्टी उसको बोला जाता है ना। तो बोले उसके लिए वो रूठी हुई है, उसके लिए बनाना है। तो सिरचन अपनी पनियाई जीप को संभाल कर हंसता है, यानी सिरचन के मुंह में जो है वो खकोरन घी की देखकर और चूड़ा वगैरह देखकर उसके मुंह में जो है पानी आ जाता है। तो अपनी जीप संभालते हुए बोलता है घी की सौंधी सुगंध सुनकर ही आ रहा हूँ काकी, यानी तुम्हारे घर से जो घी की सुगंध आ रही है इसलिए मैं ये बनाने आ गया हूँ, नहीं तो मैं ऐसे नहीं आता। नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। और वो अपना बिजी पना बताते हुए बोलता है कि देखो ये जो है शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, ऐसे समय में तो मेरी बड़ी डिमांड रहती है, फिर मैं कहाँ किसी के हाथ में आता हूँ। इस तरीके से वो बोला। सिरचन जाति का कारीगर है ना, चटाई वटाई बनाने वाले जो कारीगर होते हैं वो है ना, मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। लेखक बोलते मैंने घंटों देखा है कि वो किस तरीके से कार्य करता है। एक एक मोती और पटर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता है। यानी वो क्या करता है, एक एक मोती को और पटेर को मैंने आपको बताया जैसे पटेर उधर जो मोती बताई थी, तो मोती जिस तरीके की घास होती है वैसे ये जो पटेर है ये भी एक पानी में उगने वाली घास होती है। और इसको सरकंडे भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो तना होता है वो पतला होने के साथ में सीधा का सीधा होता है, जिससे कि एक जैसी लकड़ी उसमें से मिल जाती है ना। तो इस पौधे को जो है इसके जो पत्ते होते हैं एक्चुअली वो चटाई को बनाने के लिए जो है उपयोग में लिए जाते हैं। और ऐसे प्लांट्स को तो हमें पता ही है कि एक्वेटिक प्लांट्स बोला जाता है। और फिर वो उसकी कुच्ची बना लेता है। कुच्ची यानी झाड़ू
झाड़ू के समान उनको इकट्ठा बांध लेता है, फिर अलग अलग कुच्चियाँ बनाकर उनको अलग अलग रंग देता है ताकि फिर वो कलरफुल जो है उससे चटाई बना सके। तो काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी, यानी अगर उसके कंसंट्रेशन में किसी ने जरा सा भी उसको डिस्टर्ब किया कि गेहूं सांप की तरह वो फुफकार उठता, कि वो सांप की तरह जो है फुफकार उठता, एकदम किसी के भी ऊपर चिल्ला उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, सिरचन मुँहजोर है कामजोर नहीं। वो बोलता है कि सिरचन जो है मुँह का झगड़ालू है, मुँह से बोलता है, मुँहजोर है झगड़ालू प्रवृत्ति का है, लेकिन कामचोर नहीं है, मैं अपना काम बराबर अच्छे से करता हूँ। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात वह जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो सिर्फ पेट भर भात के ऊपर काम करने वाला कारीगर है। भात के साथ में थोड़ा मीठा दे दो, थोड़ा तला हुआ दे दो, काम कर लेगा, उसको 1 रुपया नहीं चाहिए रहता है। दूध में अगर कोई मीठा न डाल दे, यानी मीठा शक्कर वगैरह न डाल दे तो कोई बात नहीं, पर बात में वो जरा भी झाला यानी फालतूगिरी पसंद नहीं करता है। अगर उसको कोई मतलब टॉन्ट मार के बोले वगैरह वो चीज़ वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं, और इसीलिए समझते हैं लोग कि वो सिरचन जो है उसको खाने का बड़ा शौक है, चट्टा है ऐसा। तो तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंधन पहले कर लो। यानी फिर वो सब लोगों को बोलता है कि पहले भाई तुम इन सब चीज़ों का प्रबंधन कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, यानी उसके बाद में सिरचन को बुलाया जाए, तब कहीं जाकर वो जो है अच्छे से काम करेगा, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा, यानी कि आपके सामने खुशी खुशी आ जाएगा। और खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई ख़त्म, यानी जहाँ तुमने खाने पीने में चिकनाई कम करी, यानी तेल वाला तला हुआ वगैरह नहीं दिया, उसको कम किया, तो उसकी काम की जो चिकनाई है वो ख़त्म हो जाएगी, काम अधूरा रखकर हट खड़ा होगा। आज तो अध कपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, और फिर वो जब उसको नहीं करना होता तो बहाने बनाता कि आज तो मेरा जो है आधा सिर दुख रहा है, थोड़ा सा रह गया, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा, और किसी दिन मैंने कभी नहीं। और फिर वो लोगों को बोलता कि अब मैं किसी दिन आऊँगा और तब मैं जो है ये काम जो है कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन फिर वो वाला कोई किसी दिन कभी नहीं आता। मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी जो है, बाँस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी, चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी, तथा इसी तरह के बहुत से काम जिन्हें सिरचन के सिवा गाँव में और कोई नहीं जानता। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मोती की घास से जो चटाइयाँ बनती है, पटरे की जो चटाइयाँ बनती है, पटेर की सॉरी, और जो बाँस की तीलियों से जो चीक बनती है जिससे खिड़कियों को ढका जाता है, सतरंगे डोर के जो मोढ़े यानी बैठने के लिए जो स्टूल बनाए जाते हैं वो, और भूसी यानी चूल्हे में डालने के लिए जो भी भूसी चुन्नी रखते हैं उनके लिए एक बड़ा सा टोपला बनता है, रस्सी के बड़े बड़े जाले, वो सब जो है सिर्फ सिरचन और हलवाई जो शादी ब्याह में खूब सारा खाना बनाते हैं उनको हलवाई बोलते हैं। तो और हलवा है यानी एक्चुअली नहीं सॉरी, यहाँ पे हलवा हो यानी हल चलाने वाले, खेत में हल चलाने वाले लोगों को यहाँ पे हलवाहो कहा गया है, और हलवा ही यानी खाना बनाने वाला होता है। ठीक है, शादी ब्याह में जो ज़्यादा मात्रा में खाना बनाए उसे हलवा ही बोला जाता है, और हलवाहो यानी खेत में काम करने वाले, हल चलाने वाले, उनको हलवाहो कहा जाता है। तो उनके लिए जो ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी ना, वो धूप में काम करते तो वो सिर पे टोपी लगा लेते पत्तों की, और फिर वो हल चलाते, तो वो सारे वो टोपियाँ बनाना वगैरह ऐसे बहुत से काम हैं जो सिरचन के अलावा इस गाँव में कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गाँव में ऐसे कामों को बेकाम समझते हैं लोग, यानी अब तो ऐसे सब कामों को जो है फालतू के काम लोग बाग समझने लगे हैं। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी लोग इसको बेकाम का काम है ना इसलिए ऐसा समझते हैं क्योंकि ये काम करने से कोई पैसा लगता मिलता नहीं है, इसलिए बेकाम का काम हो गया, फालतू काम हो गया। क्योंकि मजदूरी में सिर्फ अनाज दे दो, नहीं अनाज भी नहीं देना पड़ता, बल्कि मजदूरी में जो है सिर्फ पेट भर के खाना दे दो और हो गया, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आधा पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा कर दो, वो कुछ भी नहीं बोलेगा, यानी उसको नया भी कुछ देने की ज़रूरत नहीं, पुराना ही दे दो, वह जो है खुश हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारगर है, यानी सिरचन जैसा चटाइयाँ बनाने में कारीगरी उसकी दिखती है वैसी बातों में भी उसकी कारीगरी दिखती है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात, यानी उसने महाजन टोले के बेटी को इस तरीके की कोई बात बोल दी कि वो तिलमिला उठी एकदम से, और बोलने लगी कि रुको अभी मैं माँ से जाकर बताती हूँ तुमने जो इतनी बड़ी बात कही है। बड़ी बात है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाएगा भला, यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, सिरचन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया।
सिरचन ने उसको क्या बोला था कि तुम्हारे घर आया तो तुम्हारी माँ ने जो है मुझे खेसारी का सत्तू खिलाकर मेरे से काम करवा लिया, ऐसी तुम्हारी माँ है, ऐसा बोला होगा, इसलिए उसको गुस्सा आ गई। फिर वो सही से बोलता है कि भाई बहुत बड़ी बात है बिटिया, क्योंकि बड़े लोगों की तो बस बात ही बड़ी होती है, मैंने तो जो मैं छोटा आदमी हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी तो बात ही बड़ी है सिर्फ, और तुम लोगों की क्या बोलता है वो बड़ी बात ही है बिटिया, यानी मैं जो बोल रहा हूँ ये तो बहुत बड़ी ही बात है बेटा, क्योंकि बड़े लोगों की तो बस बस बात ही बड़ी होती है। नहीं तो फिर 2-3 पटेर की पार्टियाँ, यानी 2-3 चटाइयाँ उससे बनवा ली, और सिर्फ एक एक कटोरी खेसारी का सत्तू खिलाकर क्या यह तो सिर्फ तुम्हारी माँ कर सकती है, बबूनी बबूनी यानी बिटिया गुड़िया, ऐसे है ना। ऐसा सिरचन ने जवाब दिया। यह इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। लेखक बोले फणीश्वरनाथ रेणु जी की मेरी छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी थी कि मानू के साथ मिठाई की पतेली न आए, कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो यानी उसको वापस भेज दिया जाएगा। भाभी ने हंसकर कहा बेरंग वापस, यानी बिना घर में लिए वापस। इसलिए इस सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी। उन्होंने क्या कहा कि देखो सिरचन, मैं जो हूँ इस बार तुमको नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली, और मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले जो है देखते ही रह जाए। अब वो बोले कि रंगीन सुतलियों में पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियाँ और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। यानी उसने बांस की पतली पतली तीलियाँ बनाई, कमानियाँ बनाई और उनको चिकना करने में लग गया। अपने काम में तन मन से जुट गया। वो रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने लगा। अब रंगीन जो सुतली है उसको भी कलर देने लगा। उसको कलर डालकर वो क्या करने लगा, उससे चिक बुनने के लिए बैठ गया। सुतलियाँ यानी धागा होता है, और जब झब्बे यानी जो है गुच्छा, वो जो झाड़ू जैसा बांध लेता है ना, उसमें फिर वो कलर वगैरह करके उसको खोल लेता है तो वो झब्बा हो जाता है। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नई फैशन की चीज़ बन रही है। यानी लोगों को समझ में आ गया कि भाई इस बार तो जो है बड़ी अच्छी चीज़ बनने वाली। मंजली भाभी से नहीं रहा गया तो पर्दे की आड़ से बोली, यानी जो दीदी है जिसके ससुराल में मतलब ये जाने वाली है ना पार्टी बनकर, तो मानू दीदी, तो उसकी भाभी है एक मंजली, उससे रहा नहीं गया तो पर्दे की आड़ से बोली पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर कर देती। यानी जो है ये भाभी के मायके से भी सिरचन से चटाइयाँ वगैरह बनवा के मंगवाई गई थी, परंतु उस समय सिरचन ने इतनी अच्छी चटाइयाँ नहीं बनाई। तो बड़ी अभी जो मंजली भाभी है उनको लगा कि इस बार अम्मा जी जो है इसको मोहर छाप वाली धोती दे रही है, इसलिए इतना अच्छा काम कर रहा है। तो बोले अगर ऐसा मुझे पता होता तो मैं भी मेरे मायके में बोल देती। तो काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। ये बात जो है सिरचन को सुनाई आ गई और बोला मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया, यानी ये रेशमी कुर्ता भी दे दो उसके साथ में तो भी न बने। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, उन्होंने कहा ये सबसे छोटी है और मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है, तो और तुम्हारे मायके के क्या, यानी वहाँ पे जो है मंजली भाभी का मुँह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा किससे बात करती है बहू, यानी फिर वो चाची जो है फणीश्वरनाथ रेणु जी की जो चाची है वो उन्होंने अपनी बहू से कहा कि किससे बात करती है, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू, बेटी की विदाई के समय रोज़ मिठाई जो खाने को मिलेगी देखती है ना, यानी फिर इसको मिठाई भी खाने को मिलेगी विदाई के समय। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। अब दूसरे दिन उसने जैसी बनाने को शुरुआत की उसमें 7 तारों वाली डिज़ाइन बनाई। 7 रंग के सतभैया तारे है ना, यानी 7 रंगों वाले 7 भाई, हम लोग सप्तऋषि देखते हैं ना आसमान में, वैसे सतभैया तारा। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती थी। अब इतना मगन होकर वो काम करने लगा कि उसको खाने का कुछ भी सूझता नहीं था। साथ में उसके सामने लाकर रख दो तो भी नहीं खाता। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास में पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का गुड़ का एक सूखा ढेला उसने देखा। इतना सा चिवड़ा और एक गुड़ का ढेला। मैंने लक्ष्य किया सिरचन के नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। लेखक ने देखा कि सिरचन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह दौड़ के माँ के पास गया, बोला माँ आज सिरचन को कलेवा किसने दिया। कलेवा यानी नाश्ता, सिर्फ चिवड़ा और गुड़, यानी उसको भी वो भी कलेवे में भी जो है तो सिर्फ चिवड़ा और गुड़ दिया है उसको, ऐसा ये उसको ऐसा उसको खाना जो है किसने दिया। तो वहाँ पे गुड़ का ढेला जो है सूप में एक किनारे पर अछूता पड़ता रहा। अब उसका सिरचन का मुंह तो टेढ़ा हो ही गया था। अब उसने गुड़ का ढेला ऐसे ही पड़ा रह दिया। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी के बोहे तन गए। अब मंजली भाभी जो है वो उसके बोहे तन गए। उसको एकदम से वो गुस्सा आ गया। मुट्ठी भर बूंदियाँ सूप में फेंक कर चली गई। वो उसने मुट्ठी भर बूंदियाँ उठाई, जिसको हम बूंदी बोलते हैं, वो उठाई और
और जो है सिरचन के सूप में यानी जिसमें उसको खाना परोसा था उसमें फेंक के चली गई। और सिरचन ने पानी पी कर का उसने वो खाई नहीं और पानी पी लिया और बोला, मंजली बहू रानी अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इस तरह हाथ खोल कर बांटती है क्या? यानी मैंने इतना सा मेरे पहले इतना सड़ा सा नाश्ता मेरे सामने ला के रख दिया और जैसे ही अभी घर में आकर भैया जी ने बताया कि ये नाश्ता ऐसा किसने दिया सिरचन को, तो तुम इतनी बूंदी भर मतलब मुट्ठी भर बूंदी लेकर आई तो तुम्हारे मायके में बनती तभी भी तुम इसी खुले हाथ से बांटती क्या? यानी इतनी सी मुझे दे दिए। बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर चढ़ेगा ही। चाची बोली कि भाई मुंह लगाएगी तो सिर तो चढ़ेगा ही, वो उससे बात ही मत कर। किसी के नेहर ससुराल की किसी के भी नेहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह, है ना। मंजली भाभी माँ की दुलारी। अब मंजली भाभी तो जो है माँ की बहुत प्यारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आ गई। माँ जो है क्रोधित होकर तमक कर यानी गुस्सा होकर बाहर आ गई। सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत है। यानी तुम काम करते रहो, बहुओं से बदकुट्टी मत करो। यानी बात काटना, बहुओं की बातें मत काटा करो, तुम वो जो कुछ बोलती है सुन लिया करो। किस चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोलो, यानी तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझसे कहो। सिरचन का मुँह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे वह डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बिड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग, 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो यानी ध्यान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बिड़ा मुंह में ले लिया और चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई कि ये सिरचन को पान किसने दे दिया, यानी बड़ी महंगी चीज़ ना, जैसे वो उसको किसने दे दी। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते हुए देखा। छोटी चाची जरा अपनी डिबिया का गमकोवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। उसने बोला, गमकोवा जर्दा है ना जो सुगंधित जर्दा होता है, तम्बाकू होता है उसमें से अच्छी सुगंध आती है, वो खिलाना, बहुत दिन हुए नहीं खाया। चाची कई कारणों से जली भूली रहती थी सिरचन से। अब चाची को तो पहले उस पर गुस्सा था, गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर उसको नहीं मिला, इसलिए झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, यानी तुम इतने चटोरे हो गए हो, हर चीज़ तुम्हें चाहिए रहती जिसके पास हो, तुम्हारी जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकोवा जर्दा खाते हो, यानी तुम अपने घर में भी खाते हो कभी गमकोवा जर्दा, जो यहाँ पर चटोर कहीं के मुझसे मांग रहे हो। मेरा कलेजा धड़क उठा। अब जो लेखक है उसका तो कलेजा ही मुंह को आ गया। बोला, हो गया सत्यानाश, अब ये नहीं बनाएगा कुछ। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। अब उसने वो सुतली के फंदे उंगली में तान लिए। मानो कुछ देर तक वो चुप बैठा रहा, पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया, यानी जाकर पीछे जो है थूक आया और अपनी छुरी हंसियाँ वगैरह संभाल कर झोले में रख लिया उसने और टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ यानी बड़बड़ाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। मानो अब कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को वह देखती रही और 7 तारे जो है उसके ऊपर डिज़ाइन जो बनी थी 7 तारे की सदभैया की, वह मंद पड़ गई। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। अब जब मेला लगेगा तो उसी में बने बनाए मिल जाते, मैं तुझे खरीद कर भेज दूंगी। मैं सिरचन को मनाने परंतु माँ बोली, ऐसा तो लेखक ने सोचा कि मैं उसको मना लूँ, तो मैं सिरचन को मनाने गया। लेखक बोले, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेट कर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, यानी अब नहीं आऊँगा मैं, अब बस अब कुछ बोलना मत, मैं नहीं आऊँगा, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं, यानी माफ़ी मांगता हूँ मैं तुमसे, पर अब तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। अब वो अपनी जो उसकी सच्ची बात है वो उसके मन पे आ गई कि भाई वो मोहर छाप वाली धोती जो तुम्हारी माँ देने वाली थी मुझे, वो लेकर मैं क्या करूँगा, कौन पहनने वाला है मेरे यहाँ। ससुरी खुद मरी, मेरे बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ, यानी मेरी पत्नी जो है वो खुद तो मरी गई और मेरे बेटे बेटियों को भी अपने साथ ले गई, यानी बच्चे भी उसके मर गए। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भुगता क्या, मेरी घरवाली जो है वो जिंदा रहती तो क्या मैं ऐसे खाने के लिए इधर उधर मुँह मारता, मेरी खाने की ऐसी अवस्था होती। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है, इसी शीतल पाटी को छू कर कहता हूँ, यानी वो जो शीतल पाटी अर्थात जिस चटाई के ऊपर सोया हुआ था वह उस चटाई को देखकर बोलता है कि यह शीतल पाटी जो है मेरी पत्नी की बुनी हुई है, उसी ने बनाई हुई है। और उसको छू कर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा ना, अब से मैं कभी शीतल पाटी बनाने का काम नहीं करूँगा। गाँव भर में तुम्हारी हमारी हवेली में मेरी कदर होती थी, यानी सिर्फ एक ही जगह थी जहाँ तुम्हारी हवेली यानी तुम्हारा घर, जहाँ पे मेरी कदर यानी इज्जत होती थी। अब क्या, लेकिन अब तो वहाँ भी नहीं है। मैं चुपचाप
चुपचाप वापस लौट आया। अब लेखक ने सोचा सही बात है, उसको ठेस लग गई है, उसके मन को बहुत दुख पहुंचा है, इसलिए लेखक जो है वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है ना, वह नहीं आ सकता। उसने समझ लिया कलाकार जो होता है छोटी सी इस पे भावनाओं में बहकर बड़े बड़े काम कर देता है, लेकिन अगर छोटी सी बात का भी उसके दिल को बुरा लग जाए, ठेस लग जाए उसको, तो फिर वह उस कार्य को नहीं कर सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानूं। और फिर बड़ी भाभी जो है उन्होंने क्या किया, जो बनी हुई आधी अधूरी जो चिक थी उसके अंदर रंगीन छीट का झालर यानी लहरीदार जो किनारी है, झालर वाली किनार जो है वो लगाने लगी। और वो बोली कि ये भी कोई बुरा नहीं दिख रहा है, यानी ये भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता है, यानी बुरा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानूं। तो मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। लेखक बोला मैं तो चुप नहीं रहा, बोला चाची और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए इसे भी। बोला कि चाची और मंजली भाभी आखिर कहीं ये चिक में भी नज़र न लगा दे, नहीं तो मानू के लिए कुछ नहीं बचेगा ससुराल ले जाने को। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था, लेखक ही जा रहा था, इसलिए स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। मानू ने क्या किया, वो अधूरी चिक को अपने साथ रख लिया, क्योंकि उसके ससुराल से जो लेटर आया था कि अगर मानू के साथ में जो है चिक नहीं भेजी तो मानू को मत भेजना इस तरीके, इसलिए वो बेचारी बताने के लिए कि देखो मेरी माँ तो बनवा रही थी लेकिन नहीं बन पाई पूरी, अपने साथ ले जा रही थी। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। अब जो है लेखक को वो सिरचन पर बहुत गुस्सा आया कि देखो सिरचन तेरे कारण आज मेरी बहन की क्या हालत होने वाली है ससुराल में। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ कामचोर चटोर, यानी लेखक को भी ऐसा लगा कि उसने कामचोरी की है, चटोरा कहीं का, खाने के लिए ऐसा कर लिया। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। अब जैसे ही ट्रेन आई सारा सामान उसमें चढ़ाया और दरवाज़ा बंद किया कि प्लेटफॉर्म पर सिरचन दिख गया लेखक को। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। उसने कहा बबुआ यानी बेटा जी क्या है। मैंने खिड़की से गर्दन निकाल कर झिड़की के स्वर में क्या कहा। उसने उसको डांटते हुए कहा, झिड़की दिए एक उसको कि क्या है, क्या काहे के लिए आए हो। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। उसने पीठ पे लदा हुआ जो बोझ था उसको उतारा और उसके बाद में जो है लेखक की तरफ देखा। बोला दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए, मैं बड़ा दौड़ के आया हूँ, थक गया हूँ, दरवाज़ा खोल दो। मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखूँ, यानी एक बार तो देख लूँ दीदी को, ससुराल जा रही है। तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया, लेखक ने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी थी। मानू के मुँह से सिर्फ इतना ही निकला कि सिरचन दादा, पर खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा कि यह मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी, यानी जो जो तुम्हारे ससुराल में मंगाई थी ये सब कुछ है और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। हाँ, तो शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की। अब इतना सब उसने शीतल पाटी बना दी, चीक बना दिया, एक जोड़ी आसन बना दिए है ना, कुश के वो भी। गाड़ी अब चल पड़ी थी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। अब मानू ने सोचा मम्मी ने कहा था, माँ ने कहा था कि उसको मोहर छाप वाली धोती देंगी, तो उसने अपने पर्स में से उतने पैसे निकाले जितने में धोती आ जाए और उसको देने लगी। तो सिरचन ने जीभ को दांतों से काटकर दोनों हाथ जोड़ लिए। जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ना मतलब कि ना बाबा ऐसा पाप मैं कभी नहीं करूँगा, तुमसे बिटिया से पैसा कभी नहीं लूँगा, ऐसा उसने कहा। मानू फूट फूट कर रोने लगी। अब मानू की रुलाई ऐसी फूट पड़ी कि वो चुप नहीं बैठ पा रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा और लेखक ने बंडल खोल के देखा। ऐसी कारीगरी यानी ऐसी कलाकारी, ऐसी बारीकी, इतनी सुंदरता, रंगीन सुतलियों के फंदों का इतना सुंदर काम पहली बार लेखक देख रहा था और दंग हो गया कि सिरचन जो है इतना सुंदर कार्य कर सकता है। और देखिए आज हमारे भारत में जो है मतलब कहते हैं ना कलाकारों की कोई कीमत ही नहीं है। अगर इस कार्य इतना सुंदर वह कार्य करता है तो वह कीमती कार्य होना चाहिए, लेकिन उसको उसका मोल तक नहीं मिलता। पेट भर खाना भी कहीं मिल जाए तो बहुत नसीब उसका है ना। ये फणीश्वर नाथ जी रेणु की जो कहानियाँ हैं उनकी संपूर्ण कहानियों में से के संग्रह में से इस कहानी को लिया गया है। तो विद्यार्थियों, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेसन ठेस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आपको ठेस का अर्थ भी समझ में आ गया होगा कि जब कोई किसी कार्य को मन लगाकर और बहुत अच्छे से करता है लेकिन उसको उस काम के बदले में कुछ बुरे शब्द सुनने को मिल जाते हैं तो उस कलाकार के मन को जो ठेस पहुंचती है, जो पीड़ा पहुंचती है, जो उसको दुख होता है, जो उसको कष्ट होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है और उसके बाद में वह व्यक्ति फिर से पहले जैसा अच्छा महसूस नहीं कर सकता। तो ठेस यानी क्या हो गया, चोट लगना, चोट पहुंचाना, किसी के दिल को चोट पहुंचाना, दुख पहुंचाना, है ना ये। तो विद्यार्थियों, अगर आपको ये लेसन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। कोरोना वायरस के इस
मुश्किल घड़ी में घर के अंदर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर में रहकर स्टडी मटेरियल जो मिल रहा है आपको उससे आपकी पढ़ाई पूर्ण कीजिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।